हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रीमिक्स फॉर द 2024 प्रीलिम्स और इसको हम पाथवे टू प्रीलिम्स नाम से अब जानेंगे। ऑल्दो फ्यू मिनट सीरीज और प्रीमिक्स सीरीज जो आपकी बिलवेड सीरीज चल रही हैं उनके नाम सेम ही रहेंगे, बट हमने थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल दिया है। ओरिएंटेशन होगा क्लियरली स्पेसिफिकली 2024 प्रीलिम्स के लिए और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, तो जो सुबह 8 बजे आपका फ्यू मिनट सीरीज में भी प्रीलिम्स रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस होंगे, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। और प्रीमिक्स सीरीज तो हमारी चलती ही है, आप जैसा जानते हैं। हर रात को 10 बजे हम आपसे मिलते हैं और 5 सवाल आपसे पूछते हैं। पॉलिटी इन गवर्नेंस की बात करूं तो पॉलिटी इन गवर्नेंस में मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसको एक सेट फॉर्मेट के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। यानी जो 3 क्वेश्चंस होंगे विल बी अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होंगे जिसमें करंट अफेयर्स एडिशनली एक ऑप्शंस के थ्रू हो सकता है। आप ऐसा समझिए कि यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता है कि चलिए ये क्वेश्चन मैं स्टैटिक में से बना देता हूं और दूसरा करंट अफेयर्स में से। दोनों एक ही जगह एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकते हैं। दूसरी चीज, यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में से क्वेश्चन बना रहा हूं या पार्लियामेंट में से क्वेश्चन बना रहा हूं। वो अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग चैप्टर्स में से भी बना सकता है। तो इससे पहले वी मूव ऑन टू दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, हम स्टार्ट करेंगे पहले 2-3 हफ्ते फ्रॉम पर्टिकुलर सेगमेंट्स। तो आज जो मैं सेगमेंट पूछूंगा वो होगा आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव और स्टैट्यूटरी बॉडीज में से। उसके बाद जो एक क्वेश्चन रहेगा वो किसी स्कीम या इंडिया ईयरबुक के कंपोनेंट से होगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट स्कीम्स, अबाउट होम गार्ड्स, उसी प्रोपोर्शन में एक क्वेश्चन हम यहां से पूछेंगे। एंड वन फाइनल विल बी अ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो सकता है मैं उसे मॉडिफाई भी करूं, ठीक है, बट इट विल बी पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित होगा। तो ये 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हर हफ्ते मैं आपसे मिलूंगा और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके 2024 के प्रीलिम्स के हिसाब से काम होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रीमिक्स को। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर सही है नहीं। लास्ट में मार्क्स भी बता दीजिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज नो स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास रिकमेंडेटरी पावर्स के साथ साथ कुछ पेनल्टी लगाने की पावर्स भी हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक्ट के अंडर बना है और ये आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को पेनल्टी लगा सकता है 250 रुपीज पर डे की। इस आरटीआई एक्ट के अंदर हर गवर्नमेंट एजेंसी या जिसको हम पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं एक्चुअली, उसे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आती है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। यदि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है या लेट प्रोवाइड करता है टाइम लिमिट से या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उन केसेस के अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उस पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ को पेनल्टी भी लगा सकता है। दैट मीन्स इट हैज ऑल्सो पेनल पावर्स, पेनल्टी की पावर्स भी हैं। दूसरा, मेंबर्स ऑफ सीआईसी आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जी नहीं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन होता है यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनको दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, उनको दूसरी टर्म नहीं मिलती है। और तीसरी स्टेटमेंट, जो सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस हैं इनकी इलेक्शन कमिश्नर्स जैसी रहेगी। दिस प्रावधान, दिस प्रोविजन वाज देयर अर्लियर इन द आरटीआई एक्ट बट नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड। 2019 में आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया जहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस की प्रिस्क्रिप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दी गई। यह भी याद दिला दूं मैं आपको कि इस एक्ट के अमेंडमेंट से पहले 5 साल की टेन्योर फिक्स्ड होती थी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, लेकिन अब वो टेन्योर डिसाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, अपर एज लिमिट है 65 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल कितने समय के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड। सो द करेक्ट आंसर इज नो स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। तो आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, स्टेटमेंट और उनकी रीजन के क्वेश्चंस 2023 के और 22 के प्रीलिम्स में देखे जाते हैं। तो उसी फॉर्मेट में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सो डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर इज डी।
स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 में 2013 के राजेंद्र शाह केस को साइट किया गया है। इस केस के अंदर गुजरात के जो हाई कोर्ट है उसने डिक्लेयर किया था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 शैल बी कंसिडर्ड अल्ट्रा विरेज। अल्ट्रा विरेज का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे ठहरा दिया गया था। लेकिन जो इस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है ना, वो स्टेटमेंट का गलत पार्ट है। ये कहता है it included the changes made to the fundamental rights under 19(1)(c। यानी कि जब उसने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, तब उसने ये जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया था कोऑपरेटिव्स बनाने का, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया था। इट ओनली लेड द अदर पार्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोस्तों 2011 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था जिससे कोऑपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। इसके चलते 3 जगह पे चेंजेस किए गए थे। एक, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B ऐड किया गया था जिसके अंदर कोऑपरेटिव से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए थे। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(c में फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द को ऐड किया गया था। और एक और चेंज आया था DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जहां आर्टिकल 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की जिम्मेदारी स्टेट को दी गई थी एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो जो 9B वाला पार्ट है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था बाय द गुजरात हाई कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट फंडामेंटल राइट्स वाले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया गया। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना ये आपका फंडामेंटल राइट है आज के भारत में। Statement 2, judgment pointed out that the amendment could not be made without ratification of 50% of the states। ये statement correct है। तो आप ये समझे कि statement 2 रीजन तो दे रहा है कि क्यों इसने ऐसा किया, बट statement 1 ही अपने आप में पूरी तरह सही नहीं है। जजमेंट ने ये कहा कि क्योंकि कॉपरेटिव्स स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, इसलिए आप ये अमेंडमेंट सिर्फ 50% ऑफ स्टेट रैटिफिकेशन के बाद ही कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने GST अप्लाई किया था वो भी स्टेट की पावर्स को अमेंड कर रहा था, इसलिए उसमें भी 50% स्टेट्स का कंसेंट लिया गया था, तो इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बताई, यही बात दोहराई इन इट्स जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट को वैलिड ठहराया, एक मॉडिफिकेशन के साथ। क्या? जो आपने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था साल 2011 में, दैट विल अप्लाई टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो भारत में कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाती है, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें फंक्शन करती है, सिर्फ एक ही स्टेट में फंक्शन नहीं करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर 97th अमेंडमेंट अप्लाई होगा, लेकिन बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट सही थी, स्टेट्स का कंसेंट नहीं लिया गया था। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, और इसका जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट कोड है वो आज आखिरी दिन उसका आप अवेल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अवेल किया था लास्ट टाइम, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा प्रीलिम्स के अंदर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे फ्रॉम द बेसिक्स टू द करंट नॉलेज के साथ जो उन्होंने एक्सटेंशन किया, उससे बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प मिली। और आप अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे हम सिलेबस कवरेज को भी ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं इस पर भी ध्यान देंगे, तो वहाँ आप एनरोल करा सकते हैं। यदि आप CSAT के साथ इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो ये प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप CSAT नहीं चाहते, विच इज़ ऑल्दो आज के टाइम पे थोड़ा सा खतरा ही रहता है, तो इस प्राइस पे आप इसे एनरोल करा सकते हैं। याद रखिएगा आज आखिरी दिन है इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट का। ठीक है, तो प्रीलिम्स 24 का इस्तेमाल करें अगर आप इस कोर्स में अवेल करना चाहते हैं। तीसरे सवाल पे बढ़े। तीसरा सवाल बताइए, यह है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पहले 3 सवाल। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है?
तो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन इज करेक्टली मैच्ड, मतलब वन मतलब एक स्टेटमेंट यहां पे करेक्टली मैच्ड है, वो है पहली। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लोकपाल बनाया गया था लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट ऑफ 2013 के तहत। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नहीं है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये नोडल मिनिस्ट्री है लोकपाल की। और डीलिमिटेशन कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 82 एंड 85 एंड डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ के द्वारा बनाया जाता है और उसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर एज अ नोडल मिनिस्ट्री रखा जाता है। तो नोडल मिनिस्ट्रीज का आपकी बुक्स में भी, जो लक्ष्मीकांत आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो उसमें टेबल भी दिया गया है, उस टेबल को भी आप रेफर कर सकते हो, अदरवाइज हम जो है नोट्स में भी इसे कवर करते हैं। चौथा सवाल स्कीम से जुड़ा है और प्लीज इस स्कीम को पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऑपरेशनल गाइडलाइंस में से सवाल खोज के निकालूं, स्पेसिफिकली जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल वाली स्कीम्स को ध्यान में ना रखते हुए ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा है ट्रेंड इज टुवर्ड सोशल सेक्टर स्कीम, ठीक है, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, ये वाली स्कीम्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। ओके, सो विच इज़ द करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पढ़ लिया था ना, ये इनकरेक्ट पढ़ लिया था ना, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड, दैट इज सी। स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम 2010 से चल रही है, तब इसका नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना होता था और 2017 से इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नाम रख दिया गया। अब ये जो स्कीम है इसमें चारों एस्पेक्ट्स को, चारों स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज पर सेक्शन 4 ऑफ एनएफएसए 2013, दैट इज 100% करेक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी, ये स्कीम कैश बेनिफिट्स सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए देती है, so it provides cash benefits to women और कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स इस प्रोवाइड करती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग women को फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड। बट इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड देन एडिशनल कैश ट्रांसफर मिलता है। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको 5,000 रुपए मिलते हैं और सेकेंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो आपको 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो स्कीम के बारे में इस तरीके से ही सवाल पूछे जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स। दिस इज करेक्ट। वाई? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज महिलाएं रहती हैं या पीएसयू की महिलाएं एम्प्लॉयज रहती हैं, उनको आप नंबर 1 डिप्राइव्ड सेक्शंस के अंदर नहीं गिनते हैं और दूसरा उनको अपनी मैटरनिटी रिलीफ के अंदर ही, मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर ही पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। ये जो स्कीम है ये उन महिलाओं के लिए है जिनका वेजेस का नुकसान हो जाता है प्रेगनेंसी की वजह से, ठीक है। एक तो न्यूट्रिशन को हेल्प करने के लिए, लेकिन दूसरा एक कंपोनेंट है कि बिकॉज दे लूज द वेजेस। आपने देखा रिसेंटली जो अभी नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर मिला है, वो भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है कि कैसे विमेन जो लेबर मार्केट के अंदर डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हो जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ द मदरहुड एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट द टारगेट ऑडियंस ऑफ द टारगेट प्रेग्नेंट एंड विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल नॉट बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पीएसयू एम्प्लॉयज, बिकॉज दे आर ऑलरेडी गेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स। सी यानी कि तीसरी स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या? इसमें टेक होम राशन नहीं मिलता है, इसमें फ्रेश फूड मिलता है, यानी फ्रेशली कुक्ड मील्स मिलते हैं, वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, ठीक है। तो आप इस स्कीम के बारे में डिटेल में मैंने यहां पे बताया है, जहां आप चाहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स को फ्री ऑफ चार्ज मील मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो 6 months आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इट्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 6 महीने बाद तक ये फ्री ऑफ चार्ज मील मिलेगा आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर, ठीक है। और बाकी कंपोनेंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ओके।
चलिए, तो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टेक होम राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्रेशली कुक्ड मील्स मिल रहा है। और ये क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में से, ये क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा कि डिटर्मिनिंग हु विल बी द पीपल और विमेन हु विल गेट द बेनिफिट्स, ये डिप्रिवेशन के क्राइटेरिया यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर द वंस दैट आर लिस्टेड इन योर ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ दिस स्कीम। ये स्कीम ओवरऑल मिशन शक्ति के अंदर आता है, जो विमेन की अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। चलिए, नेक्स्ट इज PYQ। मैंने कहा था 5वां क्वेश्चन जो होगा PYQ होगा, फटाफट से बताइए। मॉडिफाई कर देता हूं ना मैं ऑप्शंस आजकल, क्योंकि ऐसे ही पूछ रहा है, आई डोंट वांट यू टू एलिमिनेट। Discretionary powers to the governor of a state. Number 1, sending a report to the President of India for imposing the President rule. Yes, absolutely. If I ask the Chief Minister, he will never ask me कि आप President rule enforce कराओ, नहीं, कभी नहीं कहेगा। तो 356 के अंदर जो ये discretionary power है। Appointment of the minister, no, not at all. हाँ, appointment of Chief Minister in case of hung assembly or when no party has the particular majority, this is a situational discretion। ये एक situational discretion है, लेकिन मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट तो चीफ मिनिस्टर से पूछने के बाद ही करनी है। ठीक है। थर्ड, reserving certain bills passed by legislature for consideration of the president of India. Yes, this is a constitutional discretion। आर्टिकल 200 के अंदर जब आप के पास बिल आता है तो आपकी ये डिस्क्रिशन होती है कि आप उसे प्रेसिडेंट को भी सौंप सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर यही प्रॉब्लम चला। ठीक है, इवन केरला के अंदर दिस प्रॉब्लम वाज सीन, वेस्ट बंगाल के अंदर दिस प्रॉब्लम वाज सीन कि आइदर यू आर नॉट साइनिंग द बिल और यू आर रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट। हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था हमारे एक लेक्चर में यूट्यूब पे ही। और फोर्थ, मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नो, कौन सी मिनिस्ट्री बनानी है, कौन से मंत्रालय बनाने, कौन से डिपार्टमेंट बनाने हैं, ये सब उनकी डिस्क्रिशन नहीं है। दिस ऑल हैज टू बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स इसमें से सही है, 2 स्टेटमेंट्स गलत है। द आंसर विल बी ओनली 2। तो दोस्तों, ये था आज का प्रीमिक्स। आप बताइए कितने मार्क्स आपके आए, और अगले सेशंस में और ज़्यादा डिटेल में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जिस तरीके का फॉर्मेट मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट से 2024 की तैयारी पुख्ता करेंगे। Thank you and have a very nice week ahead.